गुड इवनिंग एवरीवन। आज का ये वीडियो लॉ ऑफ टोड के कुछ सिद्धांतों को लेकर है। जैसे वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इसी में स्टेट लाइबिलिटी का जो कंसेप्ट है, राज्य का दायित्व है, उसको लेकर भी डिस्कस करूंगा। और कठोर दायित्व, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, पूर्ण दायित्व के बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो कॉम्पिटिटर्स के लिए और एलएलबी के विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाइकेरियस लाइबिलिटी, प्रतिनिधिक दायित्व। देखिए, सामान्य संकल्पना तो ये है कि जो व्यक्ति अपकृत्य करता है तो उसके लिए दायित्व भी उसी का होता है। द जनरल टेंडेंसी इज दैट whosoever commits tort he will be liable therefore, और वही इंटाइटल या वही होता है लाइबल कॉम्पनसेशन देने के लिए। तो जो करता है वही भरता है। सामान्य सिद्धांत क्या है कि जो करे वही भरे। मतलब जिसने टोट किया है, जिसने कोई गलत काम किया है, जिसने अनुचित काम किया है, ही हैज टू फेस द लाइबिलिटी। तो ये एक जनरल टेंडेंसी है, लेकिन वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है। या यूं कह दूं कि करे कोई भरे कोई। करता कोई है लेकिन खामियाजा किसी को भुगतना है। तो जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति के कार्य के लिए दायी ठहराया जाता है तो ऐसे मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व का सिद्धांत लागू किया जाता है, वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। अब ये किन किन मामलों में लागू होता है, तो कुछ उदाहरण आपको देता हूं, आप लोग नोटिस में ले सकते हैं। सेवक और स्वामी के मामलों में, सर्वेंट और मास्टर। तो सेवक के मामलों में, तो सेवक के द्वारा किए गए कार्यों के लिए दायी स्वामी होता है। मास्टर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन बाय द सर्वेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं अपना कोई कार्य किसी अपने नौकर से करवा रहा हूँ, सर्वेंट से करवा रहा हूँ, मतलब मेरे पास समय नहीं है, जो काम मुझे करना चाहिए था तो मेरा काम मेरा नौकर कर रहा है। तो लॉ यही मानता है कि वो काम जैसे मैं ही कर रहा हूं, इसलिए जो नौकर मेरा काम कर रहा है, जो सर्वेंट मेरा काम कर रहा है, तो उसको कुछ न कुछ छूट मैंने दी हुई है। अपने काम करते समय वो कुछ चीज़ों का अपने मस्तिष्क से निर्णय लेके उनका प्रयोग करके कुछ ऐसी परिस्थितियों में, जब वो कठिन परिस्थितियों में फंस जाए, तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कार्य कर सकता है। और अगर उस कार्य से कोई अपहानि हो जाए, कोई अपकृत्य हो जाए, तो उसके लिए लाइबिलिटी उस नौकर की या मेरे सेवक की ना होकर के सीधी सीधी लाइबिलिटी हो जाएगी मेरी। तो स्वामी और सेवक के मामलों में भी हम वाइकेरियस लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं। इसी तरह अभिकर्ता और मालिक, एजेंट और मास्टर या प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एंड एजेंट, तो देखिए, एजेंट प्रिंसिपल की ओर से कार्य करता है और इसी कारण एजेंट के कार्यों के लिए भी प्रिंसिपल या मालिक का ही दायित्व पैदा होता है। तो ये भी वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल होगा। और तीसरी बात अगर करूं तो पार्टनर्स, साझेदार। साझेदारी किसको कहते हैं? तो साझेदार जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके लाभ के, व्यापार के लाभों को बांटने के लिए आपस में एग्रीमेंट करते हैं तो साझेदारी कही जाती है। अब साझेदारों को संयुक्त रूप से फर्म कहते हैं। तो ये साझेदारों में क्या होता है कि जब एक साझेदार है तो दूसरा साझेदार भी उसके कार्यों के लिए दायी हो जाता है। तो साझेदारी फर्म के मामलों में अगर कोई अपकृत्य एक साझेदार ने किया तो दूसरे साझेदार की भी उसका दायित्व बन जाएगा। ये भी वाइकेरियस लाइबिलिटी होती है। कई बार हम इस कंसेप्ट को पति पत्नी के मामलों में भी लागू कर देते हैं। पति, कई अपनी ऐसी अधिकारिताएं होती है जब वो घर छोड़कर सुबह निकलता है, और अगर पत्नी हाउसवाइफ है तो पत्नी के भरोसे ही पूरा घर, और पत्नी को ही कई काम पति के बिहाफ पे करने की एक खुली सी छूट सी मानी गई है। मान लीजिए पत्नी की एब्सेंस में, पति की एब्सेंस में घर पे कोई भिखारी आ गया है, तो पत्नी ने कोई कपड़े दान दे दिए हैं, कोई चीजें खाने पीने की दे दी है, तो पत्नी को कई अधिकारिताएं है।
अब पत्नी ऐसी अधिकारिताओं का प्रयोग करते समय कोई अपकृत्य उससे हो जाए, कोई सिविल दोष उससे हो जाए, तो उसके लिए लाइबिलिटी पति की हो जाएगी। तो ये भी वाइकेरियस लाइबिलिटी का एक कॉन्सेप्ट में समझ में आ सकते हैं हम। और फिर अगर और बात करूं तो संरक्षक और प्रतिपाल्य, गार्जियन एंड वार्ड्स के मामलों में भी आप वाइकेरियस लाइबिलिटी को अप्लाई कर सकते हैं कि अगर किसी वार्ड्स ने कोई काम किया है, किसी प्रतिपाल्य ने कोई कार्य किया है, तो उसके लिए सीधे सीधे उसके गार्जियन का दायित्व हो जाएगा उसके अपकृत्य के लिए। और यही नियम आप वाइकेरियस लाइबिलिटी का कंपनी और डायरेक्टर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डायरेक्टर्स लाइबल हो जाएंगे कंपनी की तरफ से जो भी कार्यक्रम किया जाए, या डायरेक्टर्स की तरफ से जो काम किया जाए उनके लिए कंपनी की लाइबिलिटी यहाँ पे बनती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। तो चलिए, ये हुआ वाइकेरियस लाइबिलिटी का एक कंसेप्ट जिसमें कर्ता कोई है और भर्ता कोई है। क्योंकि लॉ की ये अजम्पशन है, लॉ की ये प्रिजम्पशन है कि जो व्यक्ति अपना कार्य किसी और से करवा रहा है, तो कानून ये मानता है कि कहीं ना कहीं कार्य उसी का है, और इसी कारण से दूसरों के कार्य से भी आपकी लाइबिलिटी बन जाती है। लेकिन ये जो रिलेशनशिप मैंने आपके सामने रखी, ये सारी रिलेशनशिप वहां पे होनी चाहिए। जो संबंध है, रिलेशनशिप है, मस्ट बी सर्वेंट एंड मास्टर, सेवक और मालिक की होनी चाहिए। एजेंट एंड प्रिंसिपल, यानी कि अभिकर्ता और मालिक का होना चाहिए, या फिर पति पत्नी भी हो सकते हैं, पार्टनर्स साझेदार भी हो सकते हैं, कंपनी और डायरेक्टर्स पे भी लागू किया जा सकता है। तो लेकिन अब इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात और, जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में ये बात लिखेंगे कि हम वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल तभी लागू करेंगे, हम किसी एक व्यक्ति के अपकृत्य के लिए दूसरे को दायी तभी ठहराएंगे कि जब जो कार्य किया गया है वो प्राधिकार के भीतर होना चाहिए, विद इन अथॉरिटी होना चाहिए है। मैंने अगर अपने घर में सेवक रखा है और मैंने उसे सिर्फ अपने घर की सफाई का काम दिया है, तो उस समय मेरे घर में कोई भी कार्य करते समय उससे कोई अपकृत्य हो जाए तो उसके लिए मेरी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मेरा सेवक अगर पड़ोस में या सार्वजनिक गार्डन में जाके कोई सफाई कर रहा हो और अपनी इच्छा से उस गार्डन को साफ करता हो और उस गार्डन में जाकर अगर उससे कोई अपकृत्य हो जाता है, तो आई विल नॉट लाइबल देयरफॉर, मैं, क्योंकि वो मेरे प्राधिकार में ही नहीं है, वो कार्य के लिए मैंने उसे प्राधिकृत किया ही नहीं है। तो इसी तरह जब एम्प्लॉयमेंट के मामले होते तो ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट में काम होना चाहिए, फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, नियोजन के प्राधिकार में काम होना चाहिए, नियोजन के अनुक्रम में अगर काम हुआ है तो कहीं जाकर लाइबिलिटी बनती है। अदरवाइज लाइबिलिटी व्यक्तिगत होती है, पर्सनल लाइबिलिटी होती है। तो अपकृत्य के मामलों में वाइकेरियस लाइबिलिटी का प्रिंसिपल हम तभी लागू करेंगे जबकि कार्य जो किया जा रहा है नौकर के द्वारा, एजेंट के द्वारा, पत्नी के द्वारा, पार्टनर्स के द्वारा, वो विद इन ऑथोराइजेशन होना चाहिए, जिसके लिए एक ने दूसरे को ऑथराइज किया हो, तो काम मर्यादा में होना चाहिए, सीमाओं में होना चाहिए। कार्य की सीमाओं से बाहर जाकर कोई व्यक्ति कार्य करे तो उसके लिए लाइबिलिटी नहीं बनती है। कोई व्यक्ति खुद चीटिंग करने लग जाए, अपराध करे, आज अपकृत्य के लिए मेरा सेवक है, कार्य करते समय उससे कोई अपकृत्य हो गया, किसी दूसरे का नुकसान हो गया, तो मेरी लाइबिलिटी बन सकती है। लेकिन वो अगर किसी का मर्डर कर देगा तो आई विल नॉट लाइबल देयरफॉर, उस मर्डर के लिए मेरी लाइबिलिटी कतई नहीं बनने वाली है। क्यों? कि ये एक उसका व्यक्तिगत कार्य है, ये उसका व्यक्तिगत दायित्व है। ये कार्य मेरा कार्य नहीं है, मैंने उसे काम करने के लिए रखा, अपराध करने के लिए नहीं। तो बहुत क्लियर बात है कि कार्य करते समय कोई टोट कमिट हो जाए, कोई सिविल रॉन्ग कमिट हो जाए, तो अगर कुछ रिलेशनशिप है जहां वाइकेरियस लाइबिलिटी के प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर देते हैं। तो कुछ केसेस आप इसमें, सीताराम मोतीलाल कलाल वर्सेस संतन प्रसाद जयशंकर प्रसाद भट्ट। तो फिर से कह रहा हूं कि सीताराम मोतीलाल कलाल वर्सेस संतन प्रसाद जयशंकर प्रसाद भट्ट का एक केस नोट कर लीजिए। अगला केस एक और नोट कर दीजिए, पुष्पा बाई वर्सेस रंजीत गिनिंग तथा प्रेसिंग कंपनी। पुष्पा बाई वर्सेस रंजीत गिनिंग तथा प्रेसिंग कंपनी है।
ये जो केस है इनमें यही कहा गया कि जो कार्य मालिक लायबल कब होगा, मालिक लायबल तब होगा जब जो कार्य किए गए हैं वो अथॉरिटी में किए गए हों। हैं एक उदाहरण इस केस के कुछ फैक्ट्स, जो अभी पुष्पा बाई वाला केस है, उसमें एक गाड़ी अपने मालिक के काम के लिए कहीं जा रही थी। उसमें किसी ने, ड्राइवर ने लिफ्ट दे दी किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति ने लिफ्ट मांगी, ड्राइवर ने लिफ्ट दे दी। अब जब ड्राइवर ने उसे लिफ्ट दे दी तो हुआ यूं कि रास्ते एक्सीडेंट हो गया और जिस व्यक्ति को लिफ्ट दी गई थी उसकी डेथ हो। तो जो उस व्यक्ति की पत्नी थी, मृतक की पत्नी, उसने दावा कर दिया कि भाई इसके लिए लाइबिलिटी है, तुम्हारी गाड़ी में तुमने लिफ्ट दी और तुम्हारे ड्राइवर ने कार्य किया, इसलिए तुम्हारा ड्राइवर लाइबल होगा। तो ड्राइवर की जगह पे, क्योंकि ड्राइवर तुम्हारी कंपनी का काम कर रहा था, तुम लाइबल होंगे। तो पहले तो ये तर्क लेने की कोशिश की गई इस मामले में कि साहब ड्राइवर को लिफ्ट देने के लिए हमने ऑथराइज थोड़े ना किया था, ड्राइवर को तो हमने कंपनी का काम करने के लिए कहा था। तो माननीय न्यायालय ने इसमें निर्णय किया कि ड्राइवर को आपने ये स्पेसिफिकली मना भी नहीं किया था कि आप किसी को लिफ्ट नहीं दोगे, काम से तो वो आपके ही जा रहा था, कार्य तो वो आप ही का करने जा रहा था। हाँ, रास्ते में कोई उसे थोड़ी देर के लिए लिफ्ट लेता है तो यही माना जाएगा कि वो आप ही के कार्य से जा रहा था और मालिक की लाइबिलिटी इन केसों में बनाई, और ये माना गया कि सर्वेंट जो है वो विद इन ऑथराइजेशन काम कर रहा था, प्राधिकार के अंतर्गत ही उसके काम हो रहे थे। तो ये यहाँ पे हम साइड करेंगे। तो ये हुआ वाइकेरियस लाइबिलिटी का एक एस्पेक्ट और एक कंसेप्ट। अब जो दूसरी बात मैं करने वाला हूँ वो एक महत्वपूर्ण बात है कि सवाल एक ऐसे भी आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में, या तो सीधा ही पूछ ले एग्जामिनर कि डिफाइन स्टेट लाइबिलिटी एंड केस लॉ के साथ आप डिफाइन करो या बताओ कि स्टेट लाइबिलिटी के बारे में आज का क्या कानून है, राज्य का दायित्व क्या है। एक तो सवाल इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या दूसरा सवाल आप लोगों को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। इस प्रकार से भी सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर आपको कि क्या राज्य के सेवकों के द्वारा जो अपकृत्य किए जाते हैं, सरकारी नौकरों के द्वारा जो अपकृत्य किए जाते हैं, उनके लिए क्या राज्य की जिम्मेवारी बनती है, क्या स्टेट की लाइबिलिटी बनती है। तो ये बड़ा रोचक विषय रहा है। कानून बहुत पहले से चला आया है, तो अंग्रेजों के समय का कानून था और फिर ये भारत में, तो एक पेनिसुलर इंडिया कंपनी थी उस समय का, एक वहाँ से स्टेट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ है। लेकिन मैं आपको भारतीय एस्पेक्ट में समझाता हूँ कि सवाल ये है कि राज्य के द्वारा या राज्य के जो कर्मचारी हैं, जो सरकारी सेवक हैं, वो अगर कोई अपकृत्य करे तो क्या उसके लिए राज्य की लाइबिलिटी होगी या उस सेवक की ही लाइबिलिटी होगी या किसी की लाइबिलिटी नहीं होगी। तो देखिए, राज्य सॉवरन है, स्टेट संप्रभु है। सॉवरन यानी कि राजा, संप्रभु शक्ति। संप्रभु या राजा किसी के प्रति दायी होता ही नहीं, उसकी लाइबिलिटी नहीं होती। तो शुरू के कुछ मामलों में तो जो राज्य के दायित्व के मुकदमे थे उसमें राज्य हमेशा अपने दायित्व से इस आधार पर बचता रहा कि वी आर सॉवरन, हम संप्रभु शक्ति हैं, हम सॉवरन पावर हैं, एंड सॉवरन इज नॉट लाइबल फॉर एनीबडी, नॉट लाइबल टूवर्ड्स एनीबडी। तो राज्य कुछ भी करे, राज्य के सेवक कुछ भी करे, तो कोई भी अपकृत्य करे तो उसके लिए राज्य का दायित्व नहीं माना जाता था। लेकिन कानून बदला, युग बदला, समय बदला और उसके साथ परिवर्तन हुए। पहला केस आप लोग स्टेट लाइबिलिटी के मामलों में नोट डाउन करोगे, विद्यावती वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। यही केस किताबों में भी मिलेगा और ये केस जबान पे भी इसलिए है हमारे कि ये हमारे शहर का केस है, उदयपुर का ये मुकदमा है। हुआ क्या इस केस में कि उदयपुर कलेक्टर साहब की जो गाड़ी थी, उस समय जीपें हुआ करती थी कलेक्टर्स की, तो जो कलेक्टर साहब की जीप थी उसको रिपेयर करने के लिए उनका ड्राइवर कहीं लेके जा रहा था मैकेनिक के पास। अब लौटते वक्त जब वापस ठीक करा के गाड़ी लेके आ रहा था, तो लौटते वक्त उसका
एक एक्सीडेंट हो जाता है और उस एक्सीडेंट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। दरअसल वो व्यक्ति विद्यावती नामक स्त्री का पति होता है। तो विद्यावती के पति की डेथ हो गई इस रोड एक्सीडेंट में। कलेक्टर साहब के गाड़ी, कलेक्टर साहब राज्य के सेवक, उनका ड्राइवर भी राज्य का सेवक, और एक्सीडेंट में हो गई डेथ। विद्यावती राजस्थान सरकार को पार्टी बना के एक दावा कर देती है। एक सूट फाइल हो गया, विद्यावती ने राजस्थान सरकार को पार्टी बनाया और कहा कि साहब, आपकी गाड़ी के एक्सीडेंट के कारण आपकी गाड़ी से मेरे पति की मृत्यु हो गई है, इसलिए कॉम्पनसेशन दिलाया है। फिर वही राज्य ने ढिंडोरा पीटना शुरू किया कि सॉवरन एक्ट, नॉन सॉवरन एक्ट है, संप्रभु कार्य था कि नहीं, ये देखना पड़ेगा कि कार्य कौन सा हो रहा था। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा डिफाइन या डिफर किया कि सॉवरन एक्ट क्या है या नॉन सॉवरन एक्ट क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, सॉरी, यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि गाड़ी की रिपेयरिंग के लिए लेकर जाना और उसे वापस ऑफिस पर लेकर आना, वो कोई संप्रभु का कार्य नहीं हो रहा था, सरकार का कोई काम नहीं, सॉवरन एक्ट नहीं है। कलेक्टर साहब किसी किसी उद्देश्य के लिए कहीं नहीं जा रहे थे, वो ऑन ड्यूटी होकर किसी काम को करने के लिए नहीं जा रहे थे। अगर वो ऑन ड्यूटी होकर किसी काम को करने के लिए जाते और वहाँ एक्सीडेंट होता तो वो सॉवरन एक्ट में आता और फिर कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाता। लेकिन ये जो गाड़ी की रिपेयरिंग का कार्य है, ये सॉवरन एक्ट नहीं था और इसलिए विद्यावती को कॉम्पनसेशन दिलाए गए। तो यहाँ से कहीं न कहीं स्टेट के ऊपर लाइबिलिटी पड़ने लगी, राज्य भी दायी होने लगा। एक कहीं न कहीं सॉवरन और नॉन सॉवरन एक्ट की जो जो चीज़ें थी वो अलग अलग करने लगे, प्रयास करने लगा कि कौन सा एक्ट सॉवरन है। सॉवरन एक्ट है तो लाइबिलिटी स्टेट की नहीं होगी, क्योंकि राजा सॉवरन कार्य करते समय लाइबल नहीं होता, और नॉन सॉवरन एक्ट है तो लाइबिलिटी हो जाएगी। तो विद्यावती से तो हमें ये समझ में आ गया। अब आगे एक और केस आया, कस्तूरी लाल रलिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये एक महत्वपूर्ण मामला, काफी क्रिटिसाइज हुआ इस मामले में, क्योंकि क्रिटिसाइज होने लायक निर्णय कोर्ट ने दिया। हम समझते हैं, कस्तूरी लाल रलिया राम जैन वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य, स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में होता कुछ ऐसा है कि पुलिस किसी व्यक्ति का सोना जब्त कर लेती है, उससे इस आधार पर सोना जब्त कर लिया जाता है कि उससे पूछा जाता है कि भाई सोना कहाँ से लाया, तो वो उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण या बहुत बिल विल नहीं पेश कर पाता, तो पुश्तैनी सोना उसके पास होता है। तो अब वो सोना जब्त कर लिया जाता है। होता यूं है कि पुलिस वालों में कोई एक पुलिस वाला उस जब्त किए हुए सोने को लेके पाकिस्तान भाग जाता। अब पुलिस ही भाग गई सोना लेके, पाकिस्तान चले। वो संतुष्ट करता है कि पुश्तैनी सोना था, अब सोना उसे वापस मिलना होता है, लेकिन कहाँ से मिलेगा, भाग गया पुलिस ऑफिसर लेके। तो उसने केस किया, राज्य को पार्टी बनाया, उत्तर प्रदेश की स्टेट को पार्टी बनाया कि मुझे मेरा सोना दिलवाया जाए। अब यहाँ कोर्ट ने एक निर्णय दे दिया कि भाई किसी को गिरफ्तार करना, किसी की चीज़ें जब्त करना, ये सब स्टेट के सॉवरन एक्ट है, और इसलिए सॉवरन एक्ट करते समय स्टेट की कोई लाइबिलिटी नहीं होती है। इसलिए भाग गया सो भाग गया, आपको अपना सोना नहीं दिलाया जा सकता। सॉवरन एक्ट के तहत कोई अपकृत्य हुआ तो उसके लिए राज्य जिम्मेवार नहीं है। बात न तो आपको अच्छी लग रही है, न मुझे अच्छी लग रही है। कोर्ट के माध्यम से ऐसा फैसला ठीक नहीं था, है, क्रिटिसाइज हुआ, होना ही था। इसके बाद एक केस आया, थंगराजन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, थंगराजन बनाम भारत संघ। तो ये जो केस आया, इस केस में एक लॉरी वाले के नाम से एक लॉरी चला करती थी। उस लॉरी वो जो चल रही थी वो सेना के काम से जा रही थी, और किसी व्यक्ति का उससे एक्सीडेंट हो गया। तो कोर्ट ने कहा कि ये तो सॉवरन एक्ट है, सेना के लोगों के लिए काम किया जा रहा था, तो सेना का कार्य तो संप्रभु का कार्य है, तो लाइबिलिटी नहीं दी जाएगी। अब एक के बाद एक क्रिटिसिज्म होने वाले केस हैं, सेना के कार्य गाड़ी में हो रहे हैं,
तो अगर सेना की कार्य से या सेना के कार्यों के लिए जो जीप जा रही है या जो लॉरी जा रही है, जो ट्रक जा रही है और उनसे कोई व्यक्ति को कुचल देंगे तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि सॉवरन एक्ट है। तब भी थोड़ा क्रिटिसिज्म होना लाजमी था। तो फिर क्रिटिसिज्म हुआ, कस्तूरी लाल के बाद थंगराजन के केस का भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, निर्णय उचित नहीं थे, रीजनेबल नहीं थे। तो लेकिन कानून तो कोर्ट ने पास किया। अब मौका था इन गलतियों को सुधारने का। ये सॉवरेनिटी के नाम पे जो खेल हो रहा था, सॉवरेनिटी के नाम पे जो लोगों के मूल अधिकार से खिलवाड़ हो रहा था, सॉवरेनिटी के नाम पे लोगों की जान जो जा रही थी, अब समय था न्यायालय के सामने उसको ठीक करने का। तो एक केस आता है, एक सहेली महिला सहायता केंद्र बना हुआ दिल्ली में है। तो सहेली महिला सहायता केंद्र था, ये एक इंस्टीट्यूशन था जो महिलाओं की सहायता का काम करता था। तो हुआ यूं कि एक केस हुआ, उस केस का नाम आप लिख सकते हो, नलिनी वर्सेस दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो नलिनी भनोत वर्सेस दिल्ली पुलिस कमिश्नर। एक मकान मालिक के साथ मिलकर पुलिस वालों ने एक किराएदार को जबरन बंद किया, उसके 9 साल के बच्चे को भी बंद किया, पिटाई करी उसकी। पुलिस और मकान मालिक दोनों ने मिली भगत करके, 9 साल तक का बच्चा था, पिटाई के बाद बच्चे की मृत्यु हो गई। अब बात तो वही, पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, पुलिस का काम है, सॉवरन काम है पिटाई करना। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों ही जो जजमेंट थंगराजन और कस्तूरी लाल वाला था, सुधारने का अवसर था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये सॉवरेनिटी और नॉन सॉवरेनिटी के नाम पे, संप्रभुता और असंप्रभुता के नाम पे लोगों के मूल अधिकारों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है, लोगों की जान नहीं ली जा सकती है। क्लियर कट हेल्ड द स्टेट विल बी लाइबल। ये मामले में क्लियर कट कोर्ट ने कहा कि राज्य का दायित्व होगा, राज्य को हर्जाना देना पड़ेगा। आपके पुलिस वालों ने जो पुलिस कस्टडी में ऐसा निकृष्ट कृत्य किया, 9 वर्ष के बालक को मारा है, उसके लिए राज्य की जिम्मेवारी बनती है और कॉम्पनसेशन इसमें दिलाए गए। तो इस प्रकार से राज्य के दायित्व के कानून को सुधारा गया और अंत में आते आते जो जो वर्डिट आए उनसे ये बातें क्लियर हो गई कि अब राज्य सॉवरेन एक्ट और नॉन सॉवरेन एक्ट के नाम पे बचाव नहीं कर सकता है, लोगों के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है। अब अगर राज्य के सेवकों के कृत्यों के परिणाम स्वरूप भी किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान होता है, अपकृत्य होता है, तो स्टेट विल डेफिनेटली हेल्ड लाइबल देयर फॉर। तो राज्य का निश्चित रूप से दायित्व बनेगा। तो जब भी स्टेट लाइबिलिटी को लेकर आपको कोई सवाल पूछा जाए तो मेरा मानना है कि अगर आप ये 3 4 5 केस साइड करके और समझा देंगे और पूरी यात्रा इस तरीके से करेंगे तो एग्जामिनर आपको खुले हाथों से स्टेट लाइबिलिटी में नंबर देगा। इस बात की मेरी गारंटी आपसे है। और मेरी ये भी गारंटी है कि आज का जो ये वीडियो है शुरू से एंड तक कोई स्किप नहीं करेगा तो टोट में होने वाले 5 तारीख का जो पेपर है उसमें इस वीडियो से निश्चित रूप से 2 सवाल तो मान के चलो, लिख के लो। और इससे पहले जो मैंने लॉ ऑफ टोट पे 2 वीडियो और पब्लिश किए हैं, स्क्रॉल कीजिएगा चैनल को, 2 और मिलेंगे। अगर ये सब वीडियो देख लेते हैं, कुल मिला के काम 1 घंटे 1.5 घंटे का है। और अगर इस 1-1.5 घंटे में आपने सब कुछ किया तो लॉ ऑफ टोट के सारे सवाल ही हो जाएंगे, न तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का सवाल करना पड़ेगा और ना ही कंज्यूमर प्रोटेक्शन का काम करना पड़ेगा। इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। शॉर्ट नोट्स में भी काम होगा और बड़े रूप में भी काम होगा। आसानी से ये एलएलबी का पहला पड़ाव फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए पार कराएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। चलिए, तो आप समझ गए हैं स्टेट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। आगे चलें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, कठोर दायित्व का सिद्धांत है।
ये क्या है, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, क्या क्या चीजें होती है। देखिए, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल तब लगाना पड़ा जब नेग्लिजेंस ना हो। इससे पहले नेग्लिजेंस के कानून पे ही आया है केस। अगर किसी व्यक्ति की नेग्लिजेंस है, कोई व्यक्ति कार्य करते समय अगर उपेक्षा पूर्वक कार्य करता है, तो निश्चित रूप से उसकी उपेक्षा से अगर हमें कोई नुकसान हुआ है तो हमारी उसकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि नेग्लिजेंस उसकी है और हमें क्यों नुकसान भुगते हैं। अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, आज मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल में क्या है कि कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट करता है, तेज गति से रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए किसी को क्षति पहुंचाता है, तो निश्चित रूप से लाइबिलिटी बनती है उस व्यक्ति की, बनेगी, क्योंकि उसको अपने कार्य करते समय थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए है। हम गाड़ी चलाएं तो हमें दूसरों का भी तो ध्यान रखना चाहिए है। ऐसे थोड़े ना कि हम तो 100 की स्पीड में भगा दें फतेहसागर की पाल पे गाड़ी। अगर हम फतेहसागर की पाल पे 100 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और शाम का समय है तो वहाँ बहुत लोग घूमते नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी नेग्लिजेंसी है। नेग्लिजेंसी है, कार्य करोगे नुकसान होगा, आपका दायित्व होगा, ये नेग्लिजेंसी का कानून है, ठीक है। तो उसके लिए सावधानी बरतने का कर्तव्य होना चाहिए। उस कर्तव्य का आपने उल्लंघन किया, हमारी ड्यूटी है कि नहीं, हम जब रोड पर गाड़ी चलाएं सावधानी से चलाएं, लोगों के प्रति हमारा दायित्व होना चाहिए, बिल्कुल है। अगर हम उसकी ब्रीच करें, अगर हम तेज चलाएं तो ब्रीच हो जाएगा, ड्यूटी ब्रीच हो जाएगी, और अगर किसी को नुकसान हो गया, क्षति हो गई, नुकसान हुआ, तो हमारी जिम्मेवारी बनेगी। ये छोटा सा नेग्लिजेंस पे अगर पूछ लिया जाए। पर अगर कहीं काम करते वक्त आप नेग्लिजेंट भी नहीं हो, आप अपना काम बिल्कुल ठीक से कर रहे हो, जितनी सतर्कता आपको बरतनी थी, जितनी विजिलेंस आपको रखनी थी, आपने अडॉप्ट की है, लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान हो गया, अपकृत्य हो गया किसी का, तो नेग्लिजेंस के कानून के अंतर्गत तो लाइबिलिटी होती नहीं थी, क्योंकि नेग्लिजेंस नहीं है तो दायित्व भी नहीं है। रायलैंड वर्सेस फ्लेचर एक महत्वपूर्ण मुकदमा है। आपके सिलेबस में मैंने देखा है कि वो केस लॉ में भी आपको पूछा जा सकता है, तो ये सवाल दोनों तरीके से तैयार हो रहा है। या लीडिंग केस में आ जाए तब भी आपके लिए इतना मटेरियल रखूंगा कि काम हो जाएगा, और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल पूछे तब भी आपका काम 100% होने वाला है। चलिए बात कर रहे हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। तो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर के केस में जस्टिस ब्लैकबर्न ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल को प्रोपोगेटेड किया। तो जस्टिस ब्लैकबर्न के द्वारा रायलैंड बनाम फ्लेचर के मामले में कठोर दायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तो कठोर दायित्व का सिद्धांत है क्या? कठोर दायित्व का सिद्धांत यह है कि आपके कार्य में भले ही उपेक्षा ना रही हो, आपने कार्य करते समय सारी सावधानी बरती हो, लेकिन आपके कार्य से किसी को नुकसान हुआ तो कठोर दायित्व के तहत आपकी लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। अब हुआ क्या ऐसा, तो इतना बड़ा प्रिंसिपल बनाना पड़ गया कि भाई नेग्लिजेंस वेग्लिजेंस ना भी हो, आप तो बिल्कुल अपनी लाइन टू लाइन काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी नुकसान हो जाए, तो नेग्लिजेंस के कानून को ओवररूल करके कानून बनाना पड़ा। ऐसी क्या नौबत आ गई? तो क्या इस केस के फैक्ट्स, तो बड़े रोचक ये केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग ये मामला है कि रायलैंड नामक एक व्यक्ति था, तो उसके पास एक बहुत बड़ी जमीन थी। तो उसे क्या पता क्या शौक हुआ, तो उसने सोचा कि अपनी जमीन में तालाब बना लेते हैं। स्विमिंग पूल तो सब लोग बनाते हैं, कुछ लोग रिसोर्ट बनाते हैं, स्विमिंग पूल बनाते हैं, ज्यादा ज्यादा कितना होता है, 15x10 का, 15x15 का, 20x20 का, हद टू हद ज्यादा से ज्यादा 30x20 का, इससे ज्यादा तो कहीं स्विमिंग पूल नहीं होता। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया कि स्विमिंग पूल की जगह पे एक बहुत बड़ा तालाब बना दिया, बहुत विशाल आकार का। हालांकि इसने जो तालाब का निर्माण कराया है, जो हौज या बहुत बड़े आकार का तालाब या जलाशय कह दें, वो जलाशय की तरह ही बनाया, और उसमें उसने पूरे कुशल आर्किटेक्ट से सलाह ली, सारा माल मटेरियल भी बहुत A1 क्लास यूज किया, और बड़े बड़े इंजीनियर्स उसमें उसने पैसा भी खूब खर्च किया, क्योंकि पानी इतना भरना था। अब हुआ ये कि उसने बना दिया इतना बड़ा तालाब, इतना बड़ा तालाब बना, उसमें जब पानी भरा गया तो कहीं से इतनी सावधानी के बावजूद भी पानी लीकेज होना शुरू हुआ, और पानी लीकेज होते होते
पड़ोस में एक व्यक्ति की कोयले की खान में जा घुसा। अब कोयला और पानी, तो कोयला भी पानी है। कोयले में जब पानी गया तो कोयला भी पानी हो गया, कोयला गल गया, पानी से खत्म हो गया, तो कोयले की खान वाले को उठाना पड़ा भारी नुकसान। तो कोयले की खान वाले ने दावा कर दिया कि साहब, इनके इतना बड़ा तालाब बना देने से मेरी संपत्ति को, मेरे कोयले को नुकसान पहुंचा है, और इसलिए मेरी लायबिलिटी, मेरे को कंपनसेशन दिलाया जाए, जो भी नुकसान हुआ है तो रायलैंड को लायबल ठहराया जाए। अब कोर्ट के सामने तो नेग्लिजेंस का लॉ था पहले, तो कोर्ट ये सोच रहा था कि यार नेग्लिजेंस तो कहीं है ही नहीं, सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर दिए, अच्छे से अच्छा इंजीनियर लगा है, अच्छे से अच्छा मटेरियल सीमेंट यूज हुआ है, सारी चीजें बेस्ट है, तो फिर इसको लायबल कैसे ठहराए। तो जस्टिस ब्लैकबर्न ने कठोर दायित्व का सिद्धांत लगाया। उन्होंने 3-4 बातें इस जजमेंट में लिखी। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो रायलैंड है उसने अपनी भूमि का अननेचुरल यूज किया है, अप्राकृतिक प्रयोग किया है। उन्होंने कहा इतना बड़ा तालाब भराने की या बनाने की क्या आवश्यकता है। लोग पानी की टंकी बनाते हैं, ज्यादा इच्छा होती तो स्विमिंग पूल बना देते, ये इतना बड़ा है अप्राकृतिक उपयोग माना। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप अपनी भूमि का एक तो अनऑथोराइज यूज करते हो, पहली बात। दूसरी बात कही कि आप अपनी भूमि का अनऑथोराइज यूज करते हुए उस पर कोई ऐसी चीज संचित कर देते हो, ऐसी चीज स्टोर कर देते हो जो कि खतरनाक है। तो खतरनाक चीज आपने स्टोर कर दी है। तो आप जानते हैं कि 2-3 चीजें बड़ी खतरनाक होती है। हमें बड़े बुजुर्ग कहते कि पानी से नहीं खेलना चाहिए, नए पानी में नहीं नहाना चाहिए, तालाब से दूर रहना चाहिए, पानी खतरनाक चीज है। आग भी खतरनाक चीज है, तो पानी और आग से दूर रहना चाहिए। तो खतरनाक चीज आपने स्टोर कर दी है। दूसरे शब्दों में यूं कहूं तो उन्होंने समझाने के लिए कहा कि अगर वो खतरनाक चीज आपने स्टोर कर दी है, एंड इफ इट विल स्केप, अगर ये इतना भारी मात्रा में पड़ा हुआ पानी है, अगर ये कहीं स्केप हो गया, छूट गया, कहीं बाहर लीकेज हो गया, तो हो सकता है लोग मर जाएंगे, बाढ़ आ जाएगी है, लोगों की संपत्तियां नुकसान हो जाएगी, घर बह सकते हैं, संपत्तियों को हानि हो सकती है। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो आपकी लायबिलिटी बनेगी, भले ही आप उपेक्षापूर्ण कार्य ना किया हो। बहुत सुंदर एग्जाम्पल दूं तो ये कहना रहा यार जस्टिस ब्लैकबर्न का कि अगर आपको कोई जानवर पालने का शौक है, आप बेशक लिखिएगा अपने इम्तिहान में, कोई दिक्कत नहीं है, कि अगर आपको जानवर पालने का शौक है तो तोता पाल लीजिए, मैना पाल लीजिए, कुत्ता पाल लीजिए, बिल्ली पाल लीजिए, शेर मत पालिए, अजगर मत पालिए, बिकॉज इफ दे escape देन दे क्या करेंगे, अगर कहीं छूट गया शेर तो किसी को खाएगा, आपकी लायबिलिटी बनेगी है। तो आप अपनी लैंड का अननेचुरल यूज नहीं कर सकते हो, अननेचुरल यूज के बाद वहां ऐसी कोई चीज स्टोरेज नहीं कर सकते हो जो कि प्राकृतिक ना हो, जो खतरनाक हो। तो जो खतरनाक चीज अगर स्टोर करोगे और वो स्केप हो गई, डेफिनेटली दायित्व बनेगा। तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक प्रिंसिपल। अब आपको इसके साथ जब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल पूछा जाए तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी आपको लिखने होंगे कि कुछ मामलों में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई नहीं होगी, मतलब नुकसान हो जाए तो नुकसानी नहीं देनी पड़ेगी, दायित्व नहीं पैदा होगा। कौन कौन सी चीजें हो सकती है, तो भूमि का अगर नेचुरली आपने यूज किया है, प्राकृतिक ढंग से प्रयोग किया है, तो आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर वो छोटा सा स्विमिंग पूल बना देता तो शायद कोई लायबिलिटी नहीं होती उसकी, क्योंकि नेचुरल यूज है, उससे नुकसान हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और नुकसान भी बहुत ज्यादा नहीं होने वाला था उससे। दूसरी बात, ईश्वरीय कृत्य, ईश्वरीय कृत्य विश मेजर जिसे कहा जाता है, देवीय कृत्य भी कहते हो। तो देखिए कई बार बाढ़ आ जाती है, तूफान आ जाता है, ज्वार आ जाता है। अब बाढ़ तूफान ज्वार से किसी का घर उजड़ जाए तो राज्य की कोई लायबिलिटी या किसी की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है। क्यों कि ये विश मेजर इसे कहते हैं, ये ईश्वरीय कृत्य है, एक्ट ऑफ गॉड भी इसे कहा जाता है। कई बार
बाय द एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी व्यक्ति के कार्य के कारण, अब आपको पता ही नहीं कौन है और उसके कारण कोई नुकसान हो जाए तो काहे की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, आप जानते ही नहीं स्ट्रेंजर है, तो स्ट्रेंजर के कारण भी कई बार माना जाता है। एक एक्सेप्शन कॉमन इंटरेस्ट को लेकर है कि अगर कोई काम किसी लैंड पर या किसी चीज पर पीपल इन जनरल के लिए किया गया, लोगों के सामान्य हित में है, तो भी आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वहां अप्लाई नहीं करो। तो ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल पे मुझे मेरा मानना है कि आप एक अच्छा सा आंसर एग्जामिनर को लिख के सेटिस्फाई करेंगे। और अब आखिरी बात करते हैं इस वीडियो की एब्सोल्यूट लायबिलिटी को लेकर, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। तो मैं इसमें भोपाल गैस कांड नाम का एक केस आपको सजेस्ट करूंगा। भोपाल गैस कांड हमारे देश में हुआ 23 दिसंबर 1984 को। एक भोपाल में स्थित यूनाइटेड कार्बराइट एक कंपनी थी, एक उद्योग था, वहां पे एक MIC गैस, मिथेल गैस जो थी उसका रिसाव हो गया, जहरीली गैस का। बहुत बड़ी उद्योग था और जहरीली गैस वहां से रिसाव हो गया। जहरीली गैस शहर में पहुंच गई भोपाल में और कई लोग मर गए। वहां पर 2500 से अधिक लोगों की यहाँ मृत्यु हो जाती है और लाखों लोग डिजीज से पीड़ित हो जाते, रोग हो जाते, और कहा जाता है कि कईयों की पीढ़ियां भी लूली लंगड़ी पैदा हुई जो जो उस गैस से अफेक्टेड हुए। तो एक बहुत बड़ा नुकसान भोपाल के लोगों को हुआ। अब सरकार ने, चूंकि वो कंपनी थी उसका हेड ऑफिस अमेरिका में था, तो सरकार ने, भारत सरकार ने अमेरिका में एक दावा इस कारण कर दिया कि नुकसान हुआ। उन्होंने लैक ऑफ जुरिडिक्शन को लेकर और भी कई अन्य कारण बता के कि साहब यहाँ जुरिडिक्शन ही नहीं है, उसको वापस भारत भेज दिया। लेकिन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी पहल की, तो सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा दबाव बनाते हुए तो उस कंपनी ने एक समझौता किया, और समझौता लगभग 470 मिलियन डॉलर में हुआ कि 470 मिलियन डॉलर आप दे दीजिए कॉम्पनसेशन के, फिर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। और अगर फिर कोई व्यक्ति फिर भी अगर लायबिलिटी कम पड़ेगी या फिर भी लोगों को कोई कॉम्पनसेशन और देना पड़ेगा तो फिर भारत की सरकार देगी। चलिए, वो कंपनी इस समझौते पे एग्री कर गई। उन्होंने मान लिया कि चलो हम 470 मिलियन दे देते हैं, दे दिया। अब जो नुकसान हुआ था वो कई मायनों में 470 मिलियन से बहुत ज्यादा था। ये बात देश के कुछ लोगों को नहीं पच रही थी। उनको लग रहा था कि सरकार ने ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से गलत एग्रीमेंट साइन कर दिया है। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस दाखिल होता है और जनता के हित के लिए MC मेहता सदैव दावे करते रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा काम उन्होंने भोपाल गैस पीड़ितों की मदद के लिए किया। और MC मेहता ने यूनियन ऑफ इंडिया को पार्टी बना के कहा कि नहीं साहब, ये जो है ये सफिशिएंट या एडिक्वेट एडिक्वेट कॉम्पनसेशन नहीं है, लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात मानी कि नहीं, वास्तव में जो 470 मिलियन है दे आर नॉट सफिशिएंट अमाउंट। आप देखो, अभी थोड़े सालों पहले अखबार में आया कि उसकी किस्तें अभी तक दी जा रही है, सरकार भुगत रही है अभी तक। तो इस केस में सरकार के ऊपर दायित्व डाला, क्योंकि उन्होंने एग्रीमेंट किया था कि आगे भी कुछ ज्यादा देना पड़ा तो सरकार भुगतेगी। इसी कारण से स्टेट की लायबिलिटी बनी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के तहत कुछ भी हो, अगर आपके काम के परिणाम स्वरूप लोगों को नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, तो कुछ भी हो जाए, अपकृत्य आपके कार्य के परिणाम स्वरूप दूसरे के साथ हुआ है, तो लायबिलिटी के लिए तैयार रहिए, कॉम्पनसेशन के लिए तैयार रहिए, देना ही पड़ेगा। दैट इज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। समझ गए होंगे। मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए सहायक रहेगा। जिन लोगों ने, बच्चों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब इट, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आने वाले और भी कुछ पेपर, हिंदू लॉ, मोमेडन लॉ, इन पर मैं पूरे लेक्चर आपके सामने लेकर आऊंगा। मेरा आपसे वादा है,
वो भी हमारे डिस्कशन से बाहर नहीं होंगे। बट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं देखता हूँ कि इस वीडियो को मान लो 100 लोग देखते हैं, 200 लोग देखते हैं, तो उनमें नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा मुझे दिखाई पड़ते हैं। तो अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा कष्ट मेरे लिए कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।